जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है कि 2009 के जो हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे सब्जेक्ट हिस्ट्री का, ठीक है ना। उसमें हम लोग 1 से लेके 22 तक के जो क्वेश्चंस है उसका हम लोग एनालिसिस किए थे। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहां आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से जो है वो आपको क्या है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको 22 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे, तो 22 से आगे 23 से हम इसे शुरू करेंगे। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न जो है वो आपको क्या करा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो था वो आपको कौन था। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन सारे लिखेंगे, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपको मगध है। क्या है? मगध है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपको बी नंबर ऑप्शन है, क्या है? बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखिए, तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपको क्या है, ध्यान से सुनेंगे, वो है आपको अवंती। क्या है? अवंती, ठीक है ना। सी नंबर जो ऑप्शन है उसे भी ध्यान में रखेंगे, वो है आपको कौशल। क्या है? कौशल है। और डी नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है ना, वो आपको क्या है, तो वह है आपको गांधार। क्या है? गांधार। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 16 महाजन पद में जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था वह कौन था। तो देखिए, 16 महाजन पद में जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था, ठीक है ना, वो आपको मगध था। क्या था? मगध था। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो यहाँ से बात आती है कि ये जो 16 महाजन पद है, ठीक है ना, इसके बारे में सबसे पहले समझिए। तो ये जो 16 महाजन पद है, इसका जो उदय हुआ था वह कब हुआ था। तो देखिए, तो ये जो 16 महाजन पद है, इसका जो उदय हुआ था वो आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना। यहाँ शताब्दी ईसा पूर्व इसको पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पद का उदय हुआ था। और इस 16 महाजन पद की जो हमें जानकारी मिलती है वो आपको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। तो आप इससे याद रखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जो है वो आपको 16 महाजन पद की जानकारी मिलती है। जबकि अगर जैन ग्रंथ पूछा जाता तो वो आपको क्या हो जाता? भगवती सूत्र। क्या हो जाता है? भगवती सूत्र। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि 16 महाजन पद में जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था वह कौन था। तो वह आपको मगध था। कौन था? मगध था, ठीक है ना। दूसरी बात आपको यह आएगा कि 16 महाजन पद का जो उदय हुआ था वो आपको कब हुआ था। तो देखिए, 16 महाजन पद का जो उदय हुआ था वो आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। 16 महाजन पदों की जो सूची है किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, तो वह आपको अंगुत्तर निकाय में मिलती है। जबकि 16 महाजन पद की जो सूची है अगर पूछा जाए किस जैन ग्रंथ में मिलती है तो वो हो जाएगा आपको भगवती सूत्र। तो देखिए, 16 महाजन पद में यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, तो इसमें से इस सबकी राजधानी भी जानिए। तो देखिए, तो मगध की जो राजधानी है वो आपको राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी थी, ठीक है ना। हालांकि पहले जो था वो आपको गिरिव्रज था। क्या था? गिरिव्रज था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मगध की राजधानी कहाँ थी, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको राजगिरी या गिरिव्रज कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद जो है दूसरा वो है अवंती। क्या है? अवंती। तो अवंती की जो राजधानी थी वो आपको उज्जैनी थी। क्या थी? उज्जैनी थी या आपको उज्जैन थी। तो इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद है कौशल। कौशल की जो राजधानी थी वो आपको श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती। और उसके बाद जो है गांधार। तो ये जो गांधार है इसकी जो राजधानी थी वो आपको तक्षशिला थी। कहाँ थे? तक्षशिला थी। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि ये जो आपको मगध है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो आप क्या कहोगे? गिरिव्रज। क्या कहेंगे? गिरिव्रज, ठीक है ना। उज्जैन की राजधानी जो थी वो आपको कहाँ थी? तो उज्जैन की उज्जैन कह रहे हैं, अवंती की राजधानी तो यह आपको उज्जैन थी, ठीक है ना। कौशल की राजधानी थी आपको श्रावस्ती थी। और गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो आपको तक्षशिला थी। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि 23 नंबर क्वेश्चन के आपको आंसर पता चल गया होगा कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो वो आपको मगध था, ठीक है ना। चलिए, 24 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आपको अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, ठीक है ना। और आपको इंडिका से, क्या है? इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका से जो है वह आपको किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। तो यानी कि 24 का जो ए नंबर ऑप्शन है, क्या मौर्य वंश, वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 24 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना कब हुई थी। तो देखिए, अर्थशास्त्र की रचना जो है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है ना। और इसके जो रचना किए थे वो आपको चाणक्य ने किए थे। कौन किए थे? चाणक्य ने। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है
कि ये जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना जो किए थे कौन किए थे, तो आपको यानी कि चाणक्य ने, ठीक है ना। और इधर जो ये इंडिका देख रहे हैं इसकी जो रचना किए थे वो आपको मेगास्थनीज ने किए थे। कौन किए थे, मेगास्थनीज ने। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य देख रहे हैं उनके जो आपको गुरु थे चाणक्य, ठीक है ना, उन्हीं के द्वारा क्या हुआ था कि आपको अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। और अर्थशास्त्र को राजनीति पर आधारित क्या होता है कि आपको पहला पुस्तक जो होता है वो आपको माना जाता है। उसके बाद जो है आपको मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है आपको इंडिका। क्या है, इंडिका। तो ये जो मेगास्थनीज था वो आपको सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या हुआ था कि आपको आया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज कब तक रहा था। तो ये आपको 305 BC से लेके आपको 298 BC तक जो था वो आपको रहा था। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो वही 24 का प्रश्न करे आपका कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो हम क्या कहेंगे, मौर्य वंश के बारे में। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए अशोक के करा है कि किस शिलालेख में कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। तो यह हो जाएगा आपको 13वां शिलालेख। क्या हो जाएगा, 13वां शिलालेख। याद रखिएगा कि कलिंग विजय की जो जानकारी है वो आपको किस शिलालेख में मिलती है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको 13वां शिलालेख में। किसमें कहेंगे, 13वां शिलालेख में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। ये जो कलिंग विजय की जानकारी है, ठीक है ना, वो अशोक के किस शिलालेख से मिलती है, तो आपको 13वां शिलालेख से। यहाँ से एक बात आती है कि कलिंग जो युद्ध है वो आपको कब हुआ था। तो देखिए कलिंग का युद्ध जो है वो आपको 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें एक तरफ जो था वो आपको अशोक था। क्या था, अशोक था। और एक तरफ जो था वो आपको कौन था, तो यह आपको खारवेल था। क्या था, खारवेल था। याद रखिएगा कि कलिंग का युद्ध जो है वो आपको किसके बीच लड़ा गया था। देखिए कलिंग का युद्ध जो है वो आपको अशोक और खारवेल के बीच में जो था 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद क्या होता है कि अशोक जो होते हैं, ठीक है ना, वो आपको बौद्ध धर्म को क्या करते हैं कि आपको अपना लेते हैं। मतलब कि अशोक का जो कठोर हृदय है, ठीक है ना, वो आपको क्या हो जाता है जानते हैं, परिवर्तित हो जाता है इस युद्ध को जीतने के बाद भी। क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख लोग जो होते हैं, ठीक है ना, वो आपको मारे जाते हैं और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया जाता है। तो इसी कठोर दृश्य को देखकर अशोक का जो हृदय होता है वो आपको परिवर्तित हो जाता है और वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और इसके बाद इसने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। तो देखिए धम्म महामात्रों को जो नियुक्त किया था अशोक ने, ठीक है ना। और इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को क्या किया था कि आपको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो वहीं आपका 25 नंबर प्रश्न कर रहा था कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो हम क्या कहेंगे 13वां शिलालेख में। और अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है, तो वह आपको 14 है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको अभिलेखा शास्त्र या उसी को कहते हैं एपिग्राफी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आईन एक्वरी कितने भागों में विभक्त है, ठीक है ना। यानी कि ये जो 26 नंबर प्रश्न है आपका क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे कि आईन ए अकबरी क्या है, आईन ए अकबरी, ठीक है ना, कितने भागों में क्या है कि आपको विभक्त है। तो देखिए आईन ए अकबरी जो है वो आपको 5 भागों में क्या है, 5 भागों में क्या है जानते हैं, आपको विभक्त है। तो याद रखना है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो हम क्या कहेंगे आपको 5 भागों में। लेकिन आईन अकबरी के अनुसार अगर आपको भूमि पूछ रहे कि इसे कितने भागों में बांटा गया था, तो हम क्या कहेंगे 4 भागों में। याद रखिएगा कि आईन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया, तो हम क्या कहेंगे आपको 5 भागों में, ठीक है ना। आईन अकबरी के अनुसार अगर हम बात करेंगे कि भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या कहेंगे आपको 4 भागों में। फिर यहाँ से एक प्रश्न है, क्या जानते हैं कि आईन अकबरी को किसने लिखा था। तो देखिए आईन अकबरी को जो लिखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आपको अबुल फजल। क्या नाम था, अबुल फजल। याद रखना है कि आईन अकबरी को किसने लिखा था, अबुल फजल। और अबुल फजल जो था कौन था, तो यह अकबर के दरबार का शाही इतिहासकार था। और इसकी हत्या 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला जो होते हैं वो आपको कर देते हैं जहांगीर के कहने पर। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं आप आईन अकबरी क्या है, आईन अकबरी, ठीक है ना, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किए थे वो आपको ब्लाचमैन और जेरेट ने किए थे, ठीक है ना। तो वहीं आपका 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो देखिए आईन अकबरी जो है वो आपको 5 भागों में विभक्त है। जबकि आईन अकबरी के अनुसार जो है भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो वो आपको 4 भागों में। तो वो 4 भाग भूमि का कौन कौन था, तो देखिए एक था आपको पोलज। क्या था, पोलज, ठीक है ना। यह आपको सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी। क्या थी, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी। क्या थी, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी। कौन जानते हैं आपको, पोलज। उसके बाद जो है 2 में वह आपको पर्ती। क्या है,
प्रति, 3 में जो है वो आपको छच्छर भूमि था, क्या था, छच्छर, और चौथे नंबर पर जो रखा गया था वो आपको बंजर भूमि को, ठीक है ना। तो देखिए ये जो पोलज है ये आपको सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी, और इसमें क्या होता था कि आपको 1 वर्ष खेती करने के बाद क्या होता था, सॉरी 1 वर्ष कहते हैं, इसमें प्रति वर्ष जो होता था, यानी कि साल में कम से कम 2 फसल जो होते थे वो आपको उगाए जाते थे। प्रति भूमि में क्या होता था कि आपको 1 बार खेती करने के बाद इसे 2 से 3 वर्ष के लिए प्रति छोड़ दिए जाते थे। उसके बाद छच्छर भूमि जो होते थे, तो इस छच्छर भूमि को क्या होता जानते हैं कि 1 बार खेती करने के बाद 3 से 4 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिए जाते थे। और बंजर भूमि जो होते थे इससे क्या था जानते हैं कि आपको 1 बार खेती करने के बाद 5 वर्ष के लिए इसको खाली छोड़ दिया जाता था, ताकि भूमि जो है वो क्या कर सके, अपनी उर्वरा शक्ति को प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो ये जो बंजर है ये आपको सबसे कम उपजाऊ भूमि थी, क्या थी, सबसे कम उपजाऊ भूमि, क्या है, सबसे कम उपजाऊ भूमि जो थी वो आपको बंजर थी। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए आइन एक्वरी का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो आपको कौन किया था। तो देखिए तो आइन एक्वरी का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति जो है वो आपको ब्लैचमैन है। कौन है, ब्लैचमैन है। और इनके एक साथी थे जिनका नाम था जेरेट, क्या है, जेरेट। तो देखिए ब्लैचमैन और जेरेट इन दोनों ने क्या किया था कि आइन एक्वरी का जो था वो आपको अंग्रेजी में क्या किया था कि आपको अनुवाद किया था। और ये जो आइन एक्वरी है मूलतः यह जो लिखा गया था वो आपको फारसी भाषा में, ठीक है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आइन एक्वरी कितने भागों में विभक्त है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको 5 भागों में। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था कहाँ बिताया था, ठीक है ना। 27 नंबर प्रश्न तो देखिए औरंगजेब जो है अपने जीवन का दक्षिण भाग, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, अंतिम दिन जो है औरंगजेब, ठीक है ना, वो आपको दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ बिताया था, दक्षिण भारत में। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, कि औरंगजेब जो है अपने जीवन का जो आपको अंतिम दिन बिताया था वो कहाँ बिताया था, तो आपको दक्षिण भारत में। तो 27 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। आइए औरंगजेब के बारे में कुछ जान लेते हैं। औरंगजेब का शासनकाल जो है वो याद रखेंगे 1658 से 1707 है, ठीक है ना। आप लोग इसे नोट भी करते चलेंगे कि औरंगजेब का शासनकाल कितना है, तो 1658 से 1707 है। और ये जो औरंगजेब है, ठीक है ना, इसे हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, क्या करते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को क्या होता है कि आपको जाना जाता है। इसके अलावा औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो औरंगजेब है क्या है, औरंगजेब है, ठीक है ना। इस औरंगजेब को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो जिंदा पीर और क्या कहते हैं कि आपको आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। और इसने अपने जीवन का जो अंतिम भाग बिताया था वो आपको दक्षिण भारत में जो था बिताया था। और इसने अपनी पत्नी रबिया के याद में क्या किया था कि आपको ये जो बीबी का मकबरा है इसका इसने क्या किया था जानते हैं, तो आपको निर्माण जो है वो आपको करवाया था। तो बीबी का मकबरा आपको है कहाँ, तो देखिए बीबी का जो मकबरा है, ठीक है ना, वो आपको औरंगाबाद में। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 27 नंबर प्रश्न वही आपका खड़ा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था, तो वो आपको दक्षिण भारत में जो था वो आपको बिताया था। चलिए अब कर रहा है 28 में, ठीक है ना, कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए तो ऑप्शन आपका ए जो कह रहा है वो क्या, ध्यान से सुनेगा, तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपको अकबर, क्या कह रहा है, अकबर, क्या है, अकबर, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन जो आपको बी है वो है आपको जहांगीर, क्या है, जहांगीर, क्या है, जहांगीर, ठीक है ना। और उसके बाद जो ऑप्शन सी है वो आपको शाहजहां है, क्या है, शाहजहां है, क्या है, शाहजहां है। और ऑप्शन डी जो है वह आपको क्या है जानते हैं, औरंगजेब है, क्या है, औरंगजेब है, क्या है, औरंगजेब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी चीज को समझना है, ठीक है ना, कि ये जो आप देख रहे हैं मतलब कि 28 नंबर प्रश्न वह कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको क्या, अकबर, ऑप्शन बी कह रहा है आपको जहांगीर, ऑप्शन सी कह रहा है शाहजहां, और ऑप्शन डी जो है वो कह रहा है आपको औरंगजेब, क्या है, औरंगजेब। तो यहाँ पर समझिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्थापत्य कला में तो हो जाएगा शाहजहां। तो देखिए तो अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। जहांगीर के समय में आपको चित्रकला का, किसका, चित्रकला का काफी ज्यादा जो था वो आपको विकास हुआ था। शाहजहां के काल में जो है स्थापत्य कला का, क्या है, स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। और औरंगजेब के समय में एक चीज और याद रखिएगा कि हिंदू जो मूर्ति है उसको आपको क्या हुआ था, ज्यादा से ज्यादा आपको तोड़ा गया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो औरंगजेब है इसको हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी नैतिकता जो थी वो आपको अच्छी थी और यह कुरान के अनुसार ही क्या किया था, शासन किया था, ठीक है ना। तो औरंगजेब की नैतिकता अच्छा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, जिंदा पीर जो है वो आपको कहा जाता है। तो इन सारे चीजों को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसे बढ़िया से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्या कर रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपको कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ऑप्शन ए में जो है वो आपको क्या कर रहा है, देखिए 29 का ऑप्शन ए कर रहा है दिल्ली, क्या है, दिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद जो है ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी, देखिए तो ऑप्शन बी में कह रहा है आपको आगरा, क्या कह रहा है, आगरा, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है ध्यान से देखेंगे वो है आपको फतेहपुर सीकरी, क्या है, फतेहपुर सीकरी, क्या है, फतेहपुर सीकरी। और उसके बाद जो है आपको डी नंबर ऑप्शन वो आपको क्या कह रहा है, अजमेर, क्या है, अजमेर। तो सबसे पहले 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको अजमेर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो आपको मतलब कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है ना, इनकी जो दरगाह है, ठीक है ना, वो आपको अजमेर में, क्या है, अजमेर में, ठीक है ना। और अजमेर को हम लोग हर्ट ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं, मतलब कि अजमेर को राजस्थान का क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको हृदय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो इस बात को याद रखना है। तो देखिए दिल्ली में जो आपको मकबरा है वह आपको निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, क्या है, निजामुद्दीन औलिया जो है उनकी दरगाह जो है वो आपको कहाँ है, दिल्ली में, नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी में जो है वो आपको शेख सलीम चिश्ती की है, किसकी है, शेख सलीम चिश्ती की जो आपको दरगाह है वो आपको कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। और अजमेर में जो है वो आपको क्या जानते हैं, तो अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, किसकी दरगाह है, मोइनुद्दीन, क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, क्या है, चिश्ती की दरगाह है वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो आपको अजमेर में, क्या है, अजमेर में, ठीक है ना। तो हमारे भारत में ये जो चिश्ती सिलसिला है उसके जो आपको संस्थापक थे वो आपको मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे, ठीक है ना। और इनकी दरगाह कहाँ है, तो वो आपको अजमेर में। और अजमेर को हम लोग क्या कहते हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं राजस्थान का हृदय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। तो वहीं आपका 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो यह आपको अजमेर में, क्या है, अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया पूछेंगे तो आपको दिल्ली में, ठीक है ना, क्या है, दिल्ली में। और निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था कि दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था और इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी क्या है, दूर है, क्या है, दूर है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए अब 30 में क्या कर रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए तो 30 में आपका कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए इसकी स्थापना आपको 1600 AD में हुई थी। लेकिन और भी बहुत सारी यूरोपीय कंपनी है जिसके बारे में जान लीजिए, जैसे आपको पुर्तगाली, क्या है, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1498 में हुई थी। उसके बाद है आपको डच, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है डेनिश, क्या रखना है, डेनिश, ठीक है ना। तो ये जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना जो हुई थी 1616 ईस्वी में। डेनिश के बाद जो है वो आपको क्या जानते हैं, फ्रांसीसी, क्या है, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1664 में। उसके बाद है आपको स्वीडिश, क्या है, स्वीडिश। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। तो देखिए ये सभी जो है आपको यूरोपीय कंपनियां, ठीक है ना, जो भारत में आपको व्यापार के उद्देश्य से क्या हुआ था कि आपको आया था। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आपको आज्ञापत्र के द्वारा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। तो पुर्तगाली से क्या क्वेश्चन पूछेगा जानते हैं कि आपको भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो कौन था, तो वो आपको वास्को डी गामा था। कौन था, वास्को डी गामा था। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें से किसी भी कंपनी की जो स्थापना वर्ष है वो आपके एग्जाम में जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन वही कर रहा था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो वो आपको 1600 ईस्वी में। चलिए अब है आपको 31 में, क्या है, 31 में देखिए क्या कर रहा है, ठीक है ना, कि किस भारतीय शासक को, ठीक है ना, कि आपको नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो देखिए ऑप्शन ए कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर समुद्रगुप्त, क्या है, समुद्रगुप्त। तो देखिए समुद्रगुप्त को ना भारत का क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है ना, यानी कि ये जो समुद्रगुप्त है इसको भारत का जो नेपोलियन कहते हैं वो आपको इतिहासकार विसेंट, क्या है, विसेंट स्मिथ ने कहा था। कौन कहा था, विसेंट स्मिथ ने कहा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो
समुद्रगुप्त है इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा था। कौन कहा था? इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है ना, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो समुद्रगुप्त है इसका शासनकाल कितना है इसको भी याद रखिएगा। तो इनका शासनकाल 350 से 375 एडी है। क्या है? 375 एडी है। समुद्रगुप्त के जो दिग्विजय है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो आपको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना। दूसरी बात की, जो प्रयाग प्रशस्ति जो आपको अभिलेख है इसको उत्कीर्ण कौन करवाया था? तो ये आपको हरिसेन ने। कौन करवाया था? हरिसेन ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? हरिसेन। और हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये जो समुद्रगुप्त है इसके दिग्विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है ना, जहाँ दिक्कत होगी बताएंगे। तो देखिए, तो समुद्रगुप्त के जो दिग्विजय है उसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो आपको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। ठीक है ना। और ये जो समुद्रगुप्त है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और इन्हें भारत का नेपोलियन कौन कहते हैं? विसेंट स्मिथ ने। इसके अलावा समुद्रगुप्त जो थे वो आपको परम भागवत की उपाधि भी क्या कहते हैं कि आपको धारण किए थे। समुद्रगुप्त को अश्वमेध कर्ता भी क्या होता है कि आपको कहा जाता है। तो इन सारे बातों को याद रखना है। ये जो समुद्रगुप्त है इन्हें कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। तो वहीं आपका 31 नंबर प्रश्न करा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। तो देखिए, तो ऑप्शन आपका 32 में क्या क्या दे रहा है आप इसे देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखिए, तो 32 में करा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, तो ऑप्शन ए में दे रहा है चालुक्य। क्या है? चालुक्य। ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन बी जो है वो आपको क्या दे रहा है देखिएगा, वह आपको चोल। क्या है? चोल। क्या है? चोल। और ऑप्शन सी जो है वो आपको दे रहा है पल्लव। क्या है? पल्लव। ठीक है ना। और ऑप्शन डी जो है वो आपको राष्ट्रकूट है। क्या है? राष्ट्रकूट है। ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं क्या जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर इसका जो निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था। तो देखिए, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो आपको राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। कौन करवाया था? राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना। ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो आपको है कहाँ? तो यह आपको यानी कि एलोरा में महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रकूट वंश का कौन राजा था? तो वो आपको कृष्ण प्रथम था। तो आप याद रखेंगे कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है क्या है? एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है ना। क्या है? एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो आपको कौन करवाया था? तो आपको कृष्ण प्रथम ने। कौन करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और कृष्ण प्रथम किस वंश का था जानते हैं? तो वो आपको राष्ट्रकूट वंश का था। किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और पूछ दिया जाएगा कि ये जो कांची है क्या है? कांची है। तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था, ठीक है ना, वो आपको कौन? तो याद रखेंगे वो है आपको नरसिंह वर्मन। कौन है? नरसिंह वर्मन। क्या है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसी ने क्या किया था जानते हैं कि आपको एलोरा का कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए, कांची का कैलाश मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कांची का कैलाश मंदिर, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपको कहाँ जानते हैं? तमिलनाडु में। और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। जबकि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए कि कौन करवाया था, तो आपको कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या करा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए, तो ये जो स्तूप है, ठीक है ना, तो स्तूप का जो संबंध है वो आपको बौद्ध धर्म से। क्या है? बौद्ध धर्म से। ठीक है ना। किससे है? बौद्ध धर्म से। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो आपको गौतम बुद्ध थे। क्या थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के जुड़े मतलब जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह। देखिए, तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह में जैसे आपको जन्म, तो जन्म का प्रतीक क्या है? तो आपको कमल और सांड है। क्या है? कमल और सांड है। ठीक है ना। उसके बाद जन्म के बाद ये क्या किए थे कि आपको घर को छोड़े थे। तो घर को कैसे छोड़े थे, मतलब गृह त्याग कैसे किए थे? तो घोड़ा से चलकर, अर्थात घोड़ा जो है वो आपको गृह त्याग का प्रतीक हो गया। घर क्यों छोड़े थे जानते हैं? तो आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्या करने के लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान प्राप्ति की जो आपको प्रतीक चिन्ह है गौतम बुद्ध के, वो क्या है? तो वह आपको यानी कि पीपल वृक्ष है, क्योंकि इनके पीपल वृक्ष के नीचे ही क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश जो थे वो आपको सारनाथ में दिए थे। तो प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है, क्या है? प्रतीक है, वो क्या है? तो वो आपको चक्र है। क्या है? चक्र है। ठीक है ना। उसके बाद है आपको
कि गौतम बुद्ध को जो आपको महापरिनिर्वाण है, क्या है, महापरिनिर्वाण है, क्या है, महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण है उसका जो प्रतीक चिन्ह है, क्या है, प्रतीक चिन्ह है, वो क्या है समझिए। तो वह है आपको इनका पद चिन्ह, क्या है, पद चिन्ह, क्या है, पद चिन्ह, ठीक है ना। और इनके मृत्यु की जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको क्या है, डी के बाद ये होगा एफ, ठीक है ना। इनके मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको स्तूप है, क्या है, स्तूप है। तो देखिए, तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए ये क्या है कि आपको महत्वपूर्ण चिन्ह है, कौन कौन है। देखिए एक मिनट सही से आप लोग देखेंगे। जैसे देखिए स्तूप का संबंध तो बौद्ध धर्म से किससे है, बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। और बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक जो था वो आपको 84,000 स्तूप का क्या किए थे, निर्माण कराए थे। तो इनके जन्म के प्रतीक को कमल और 60 से मतलब क्या होता है कि आपको दिखाया गया है किसमें था, आपको बौद्ध धर्म में। उसके बाद जो है गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो आपको पीपल है, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम उपदेश जो है चक्र है, महापरिनिर्वाण जो है पद चिन्ह है, मृत्यु जो है वो आपको स्तूप है, ठीक है ना। तो वही आपका 33 नंबर का है, ठीक है ना, कि स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से, हम क्या कहेंगे, तो वो आपको बौद्ध धर्म से। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या करा है, ठीक है ना। देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अलबरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ, क्या है, महमूद गजनवी के साथ जो था आपको अलबरूनी जो था वो आपको क्या हुआ था, जानते हैं कि आपको भारत आया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था तो हम क्या कहेंगे, तो आपको महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी भारत कब आया था, तो आपको 224 में आया था, 230 ईस्वी तक जो था यह आपको रहा था। और इसी बीच में अपना इसने एक यात्रा वृतांत लिखा था जिसका नाम है आपको किताब उल हिंद, क्या है, किताब उल हिंद, जो कि आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा में। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किताब उल हिंद जो है किस भाषा में लिखा गया, तो हम क्या कहेंगे, आपको अरबी भाषा में, ठीक है ना। ये जो अलबरूनी है इसने किताब उल हिंद को लिखा था, ठीक है ना। तो अलबरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना, किताब उल हिंद, वो किस भाषा में लिखा गया, तो अरबी में। ये किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ क्या हुआ था कि आपको भारत जो था वो आपको आया हुआ था। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो आपको अलबरूनी है, ठीक है ना, ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला क्या था कि आपको मुसलमान था। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। तो 34 नंबर प्रश्न जो है इसको भी हम लोग देख लिए, एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए। क्या कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो वह आपको किसके साथ जानते हैं, तो महमूद गजनवी के साथ। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर प्रश्न की ओर क्या कह रहा है, देखिए कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ठीक है ना। देखिए 35 नंबर प्रश्न यही कह रहा है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले समझना है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ए में कह रहा है मिस्र, बी में कह रहा है पुर्तगाल, सी में मोरक्को और डी में फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोरक्को। क्या हो जाएगा, सी मोरक्को, ठीक है ना। तो ये जो आपको इब्न बतूता है, क्या है, इब्न बतूता है, यह आपको किस देश का था, तो हम क्या कहेंगे, इब्न बतूता, क्या है, इब्न बतूता, क्या है, इब्न बतूता, ठीक है ना। तो ये जो इब्न बतूता है ये आपको कहाँ का था, मोरक्को का था, ठीक है ना। और यह जो भारत आया था वो किसके दरबार में आया था, इसको भी जान लीजिए, ठीक है ना। मतलब कि जिस समय इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था, ठीक है ना। तो वह आपको एमबीटी था। एमबीटी करने का मतलब क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक था। और इस मोहम्मद बिन तुगलक का शासन भी याद रखिएगा 1325 से 1351 ईस्वी तक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो हम क्या कहेंगे, मोरक्को का, ठीक है ना। और ये किसके शासन काल में भारत आया था, मतलब उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था, तो वह आपको कौन था, एमबीटी, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना, यानी कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत वह है आपको किताब उर रहला, क्या है, किताब उर रहला। और यह भी आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा में। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। और ये जो आपको इब्न बतूता है, ठीक है ना, अगर ऑप्शन में आपको मोरक्को नहीं रहे तो आप वहां पर क्या करेंगे जानते हैं, टिक करेंगे अफ्रीका, क्योंकि ये जो मोरक्को है यह अफ्रीका का एक क्या है, देश है। और इसकी जो राजधानी है वो आपको रबात है, क्या है, रबात है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मोरक्को की राजधानी क्या है, तो आपको रबात है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह आपको यानी कि मोरक्को का। मोरक्को ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको अफ्रीका का, ठीक है ना। तो 35 नंबर प्रश्न को भी हम लोग क्या कर लिए, क्लियर कर लिए, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपको 1906। तो यानी कि 36 का जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपको 1906 है। तो देखिए ये जो मुस्लिम लीग है
इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम क्या कहेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो आपको आगा खां और समीउल्लाह खां थे। कौन थे, आगा खां और समीउल्लाह खां। तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो आगा खां और आपको कौन थे जानते हैं, समीउल्लाह खां थे। कौन थे, समीउल्लाह खां थे। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर, ठीक है ना, आपको 1906 को। कहाँ हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपको ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे, 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुई थी, ढाका में। इसके संस्थापक कौन थे, आगा खां, समीउल्लाह खां, ठीक है ना। और ये जो मुस्लिम के अलावा कुछ और भी पार्टी है जिसके स्थापना वर्ष को आपको याद रखना है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। मुस्लिम लीग 1906 में हो गया। हिंदू महासभा अगर पूछा जाए तो हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, वो आपको 1915 में, कितना में, 1915 में। स्वराज पार्टी पूछेगा तो 1923 में क्या है, 1923 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी पूछा जाए तो वो आपको 1934 में। फॉरवर्ड वाला 1939 में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको भारतीय जनसंघ 1951 में, ठीक है ना। स्वतंत्र पार्टी 1959 में, ठीक है ना। तो इन सारे चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में, ठीक है ना। तो इन सारे चीज को अच्छे से याद रखेंगे तो 36 नंबर प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं 37 में। क्या चलते हैं, 37 में, ठीक है ना। तो देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। तो देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है 1919, क्या है, 1919। ऑप्शन बी कह रहा है आपको क्या देखेंगे 1920 में, क्या है, 1920 में, ठीक है ना। ऑप्शन सी कह रहा है 1921, क्या है, 1921, ठीक है ना। और उसके बाद ऑप्शन डी जो है वो आपको 1922 का रहा था। देखिए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, ठीक है ना। तो इनमें बहुत सारे जो ईयर दिए गए इसमें कुछ न कुछ इस वर्ष का महत्व है। जैसे 1919 में आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्या हुआ, जालियांवाला आपको जो बाग का कांड है वो हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 1920 में गांधी जी जो थे वो आपको असहयोग आंदोलन को क्या कहते हैं, शुरू किए थे। 1921 में आपको ये जो दयाराम सनी है उसने हड़प्पा की क्या किए थे, कि आपको खोज किए थे। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे, मोहनजोदड़ो की। इसके अलावा 1922 में ही असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था जानते हैं, तो आपको वापस कर मतलब ले लिया गया था। किसके द्वारा, तो आपको गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके हमें क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है वो आपका क्या कर रहा है सुनेंगे, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग 37 को भी क्लियर कर लीजिए। अब देखिए अब कर रहा है 38 नंबर प्रश्न। क्या, ध्यान से सुनिएगा कि दांडी यात्रा क्या है, दांडी यात्रा मतलब कहाँ से शुरू हुई थी, मतलब कह रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए दांडी जो है वो आपको गुजरात में, क्या है, गुजरात में। इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं दांडी यात्रा, क्या देख रहे हैं, दांडी यात्रा, ठीक है ना। ये आपको 12 मार्च, क्या है, 12 मार्च 1930 से, ठीक है ना, आपको 6 अप्रैल, क्या है, 6 अप्रैल 1930 तक, यानी कि आपको 24 दिन जो था वो आपको चला हुआ था, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। और ये प्रश्न आपके BPSC एग्जाम के जो प्री एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको पूछा गया था कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था। तो 24 दिनों तक। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो सरकार जो थे आपको नमक पर बेतहाशा कर लगाई थी, ठीक है ना। तो इसी कर का क्या करना था कि आपको विरोध करना था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से प्रश्न आएगी कि दांडी यात्रा किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो ये आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो था वो आपको चलाया गया था, ठीक है ना। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो दांडी यात्रा जो है वो आपको साबरमती से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती से। और ये साबरमती कहाँ है, तो आपको गुजरात के अहमदाबाद में है, ठीक है ना। गांधी जी इस यात्रा के दौरान कितने मील की यात्रा तय किए थे, 241 मील की यात्रा जो थे तय किए थे, यानी कि 385.6 किलोमीटर, ठीक है ना। क्योंकि आप इसको जब क्या कीजिएगा 241 को 1.6 से गुना कीजिएगा तो आपको किलोमीटर में निकल जाएंगे, क्योंकि 1600 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मील होता है, ठीक है ना। तो गांधी जी जो थे अपने 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे कि आपको 24 दिन में 241 मील की यात्रा को क्या किए थे, कि आपको तय किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दांडी किस राज्य में, तो आपको गुजरात में। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। यह अंत कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। और इसी के साथ असहयोग आंदोलन जो था उसे शुरू किया गया था। दांडी यात्रा, सॉरी असहयोग कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। दांडी यात्रा
कितने दिन चला था? तो आपको 24 दिन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये जो दांडी यात्रा है किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो ये आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है ना। और दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था? तो गुजरात के जो अहमदाबाद स्थित साबरमती है वहीं से शुरू हुआ था। और इस दौरान गांधी जी 385.6 किलोमीटर या दूसरा 41 मील की यात्रा जो थे क्या किए थे, कि आपको तय किए थे। तो 38 का जो ये प्रश्न है आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 39 में। क्या है 39 में? देखिए क्या कह रहा है कि पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? क्या है, किस वर्ष हुआ था? तो देखिए पुनः समझौता जो हुआ था ना, ऑप्शन दे रहा है 1932, ठीक है ना। उसके बाद जो है ऑप्शन बी, ठीक है ना, वो कह रहा है 1934। क्या है 1934। ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है आपको 1939। क्या है 1939। और ऑप्शन डी जो है वो कह रहा है 1942। क्या है 1942। देखिए सभी वर्ष का महत्व है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो देखिए ये जो मतलब पुनः समझौता है ये आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और आपको किसके बीच जानते हैं? तो आपको गांधी जी के बीच जो था वो आपको हुआ था सितंबर 1932 में, ठीक है ना। तीसरे आप याद रखेंगे। उसके बाद 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो आपको शुरू हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 1942 में गांधी जी जो थे वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहते हैं, शुरू किए थे। क्या कहते हैं, शुरू किए थे भारत छोड़ो आंदोलन। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट करके क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 39 नंबर प्रश्न वही कर रहा है कि पुनः समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो यह आपको 1932 में। अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है ना। तो 40 का जो सटीक आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, अल हिलाल। यानी कि अल हिलाल नाम की जो पत्रिका है इसका जो प्रकाशन किए थे कौन किए थे जानते हैं? तो आपको अबुल कलाम आजाद। कौन किए थे? अबुल कलाम आजाद। क्या है? अबुल कलाम आजाद। तो आपको याद रहेगी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कि हिलाल नाम के पत्रिका को किसने संपादित किया था, तो क्या कहेंगे? अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद जो थे हमारे देश के प्रथम आपको शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अभी जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान है ठीक उसी प्रकार से भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे जानते हैं? अबुल कलाम आजाद थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम क्या किए हैं, ठीक है ना, कि 2009 में पूछे गए जितने भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ठीक है ना, उस सारे का हम लोग एनालिसिस कर लिए, ठीक है ना। तो इससे पहले भी आपको जो 2 वीडियो है वो हमारे चैनल पे आपको अपलोड कर दी गई है, ठीक है ना। तो आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां पर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2022-23 देखेंगे, ठीक है ना। वहां पर आपको सारे 2009 के जो पूछे गए हैं प्रश्नों का जो एनालिसिस है वो आपको कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप वहां से वीडियो को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। और हमारी जो यह मुहिम है दोस्तों वो आपको एग्जाम तक चलती रहेगी, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट का एक एक करके हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर, all of you.